नमस्कार दोस्तों। मुझे कई लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर अलग-अलग सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने के लिए, जिसमें किसी ने एसबीए का ऊपर बोला था, एसबीए कर दिया, पेंशन अदालत पे बोला तो आज मैं सोचा पेंशन अदालत के ऊपर वीडियो बनाऊं। पेंशन अदालत एक मास्टर सर्कुलर नंबर 63 है। मेरी एक इच्छा है कि जितने भी मास्टर सर्कुलर हैं, काफ़ी मास्टर सर्कुलर पे मैं वीडियो बना चुका हूँ और जो बचे हुए मास्टर सर्कुलर हैं, उस पे भी मैं धीरे-धीरे जैसे टाइम मिलता है वीडियो बनाऊं, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर एपीओ की, उनके लिए मैंने पहले ही बताया था कि अगर सही में एपीओ बनना चाहते हैं या वेलफेयर इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा कॉम्बिनेशन टफ हो जाएगा। तो आपको आईआरएम और मास्टर सर्कुलर जितने भी उसको थोरोली स्टडी करना पड़ेगा। कई लोगों को स्टडी करने के बाद भी समझ में थोड़ा सा कम आता है, डाउट्स रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से उनको समझा दूं। तो ये मेरी कोशिश है आप लोगों को मदद करने के लिए। और इसके अलावा भी कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर स्टोर के अकाउंट्स अलग-अलग डिपार्टमेंट के, तो मैंने जैसे पहले बताया हुआ है कि मेरी पहली ही कोशिश रहेगी कि एस्टेब्लिशमेंट के सारे सब्जेक्ट मैं कवर कर दूं। उसके बाद फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस के बारे में सोचूंगा, तो उसके लिए मुझे माफ करें, अभी मैं इमीडिएटली दूसरे डिपार्टमेंट के नहीं ले सकता। मुझे अभी एस्टेब्लिशमेंट के काफी सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो ये जो मास्टर सर्कुलर नंबर 63, इसमें कहा गया है पहले कि इससे पहले 95 में निकला था, 12/10/95 को। और इस बार मैंने कोशिश की है कि ये जो मास्टर सर्कुलर है वो पूरा पूरा इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। तो मैंने इस पूरे पूरे मेरे चूंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो हिंदी के हैं, तो मैंने इस पूरे को ट्रांसलेट करके हिंदी में भी रख लिया है। ये मैं अपलोड कर दूंगा आपको। तो हम आज हिंदी में इंग्लिश में दोनों पढ़ेंगे कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो मेरे पास हैं, मैक्सिमम तो हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी में समझाने की ज्यादा कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पैरा वन में तो ये बताया कि इसको हम रीट्रेट कर रहे हैं, दोबारा कंसोलिडेट करके रिवाइज मास्टर सर्कुलर बना रहे हैं, ये बात आई है इसमें। नंबर 2 से स्टार्ट होगा। द इंटेंशन ऑफ कंडक्टिंग पेंशन अदालत इज टू एग्जामिन द ग्रीवेंसेस ऑफ पेंशनर सो एज टू रिड्रेस द सेम बाय टेकिंग ऑन द स्पॉट डिसीजन। मतलब इसका पीछे इंटेंशन ये था कि पेंशन अदालत आयोजित करने का उद्देश्य पेंशन भोगियों की शिकायत की जांच करना, ताकि मौके पर ही निर्णय लेकर उनका निवारण किया जाए। तो पेंशन अदालत का जो मेन स्पिरिट है कि आप ऑन द स्पॉट सॉल्व कर रहे हैं उस चीज को, मेन उसका स्पिरिट ये है। और लिखा है कि एंड टू ऑब्विएट द डिले इफ एनी इन द सेटलमेंट ऑफ देयर पेंडिंग ड्यूज इफ एनी, सच ए स्टेप वुड गो a long way in instilling a sense of being cared for and attended to in the mind of pensioner। तो शुद्ध हिंदी में आप बात करें तो बताते हैं पेंशन आयोजित करने का जो उद्देश्य है शिकायत की जांच करना, मौके पर ही निर्णय लेकर उनका निवारण किया जा सके, उनके लंबित बकाये में निपटान में देरी यदि कोई हो तो रोका जा सके। यानी कोई डिले हो रहा है तो उसको पेंशन अदालत में उस चीज को हम सामने आता है मामला, तो उसको कोशिश की जाए जल्दी किया जाए, डिले रोका जा सकता है। इस तरह का कदम जो होता है पेंशन भोगियों के मन में देखभाल और देखभाल की भावना पैदा करने के बारे में काफी मददगार साबित होता है। कि मेरा ये मानना है इसमें कि बोर्ड ने बहुत अच्छी सोच रखी है कि एक जो रेलवे एम्प्लॉय है वो कई साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 36 साल, 38 साल, 40 साल रेलवे में नौकरी करता है, और फिर उसके बाद इतना करने के बाद जब उसकी कुछ ग्रीवेंस सेटलमेंट ड्यूज में कुछ उसकी जो शिकायतें हैं उसका निवारण नहीं होता, तो उसको एक मन में थोड़ी सी उसकी स्थिति खराब, असमंजस आ जाता है कि मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन को इतना टाइम दिया वो मेरे लिए सुन नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छा सरकार का निर्णय है, और ये सिर्फ रेलवे में नहीं है, डीओपीटी की पॉलिसी है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पेंशनर है, उनको हेल्प करने के लिए सीधी तौर पे बड़ा अच्छा पेंशन अदालत का नाम की नया जो सिस्टम चालू किया है बोर्ड ने, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और इसमें क्या बात है कि आगे हम बात करते हैं। नंबर 3 में कहा है रेलवे बोर्ड हैव सर्कुलेटेड डिटेल गाइडलाइंस फॉर होल्डिंग पेंशन अदालत बेस्ड ऑन गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय द डीओपीटी, द नोडल डिपार्टमेंट फॉर लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर। तो ये हमारा जो है नोडल डिपार्टमेंट है। रेलवे बोर्ड ने पेंशन एंड पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी डीओपीटी यानी केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के कल्याण की देखभाल के लिए नोडल विभाग द्वारा तैयार किए दिशा निर्देशों के आधार पर पेंशन अदालत आयोजित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रसाद किए हैं। दिशा निर्देश निर्भर मतलब डीओपीटी से जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से गाइडलाइंस बनाई है रेलवे बोर्ड ने। क्या बनाई है इसमें गाइडलाइंस हम देख लेते हैं। ये आती है 3.1 में आएगा। तो पेंशन अदालत शुड बी हेल्ड नॉर्मली ऑन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट ऑन 15 दिसंबर एवरी ईयर। तो 15 दिसंबर को हर साल करना है इसमें। ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर दैट इन केस ऑफ 15 इज हॉलीडे, यानी 15 दिसंबर को अगर छुट्टी है, अगर मान ली संडे है, हॉलीडे कुछ भी है, तो उसके नेक्स्ट पहला जो वर्किंग डे होगा उस दिन करना है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि
साल में कितनी बार पेंशन अदालत आयोजित करनी है और किस दिन करनी है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक ही बार करनी है जो पॉलिसी के हिसाब से, और 15 दिसंबर को करनी है। 15 दिसंबर को छुट्टी है तो नेक्स्ट पहला जो वर्किंग डे होगा उसमें करना है। However, this date may be preponed, postponed depending upon the DOPT's directive. अगर इस डेट को आगे पीछे किया जा सकता है, प्रीपोन मतलब पहले किया जा सकता है, पोस्टपोन मतलब बाद में किया जा सकता है, तो वो डिपेंड करेगा डीओपीटी ने कोई फर्दर गाइडलाइंस, को दिशा निर्देश आए हैं तो उसके आधार पे। 3.2 में बताया गया वाइड एंड एडुकेट पब्लिसिटी दैट इज विद through print and visual media and other means like poster at prominent places should be done in advance to enable the pensioner to send their cases in time for consideration in such adalat. This is necessary as checking of various record is often essential before a grievances can be redressed. For this purpose, following time frame should be adopted. तो 3.2 में इन्होंने कहा गया है कि व्यापक और पर्याप्त प्रचार यानी प्रिंट और विजुअल मीडिया और प्रमुख स्थानों पोस्टर जैसे अन्य माध्यमों के माध्यम से पहले ही किया जाना चाहिए ताकि पेंशनभोगी अपने मामलों में ऐसी अदालतों में विचार के लिए समय पर भेजने में सक्षम, मतलब जो पेंशन अदालत जो ऑर्गेनाइज करनी है उसके लिए आपको जो भी पर्याप्त और व्यापक प्रचार करना है, उसके लिए आप जो ऑनलाइन आजकल तो मीडिया चालू हो गया है, तो प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया को भी हो, प्लस अलग कई स्टार में पोस्टर लगाए जा सकते हैं जिससे कि पेंशन भोगी कर्मचारियों को मालूम चले कि पेंशन अदालत है। और वैसे ही इसके हिसाब से मैं बता दूं आपको, जो कि हर साल 15 दिसंबर को होती है, तो इससे अगर पेंशन जो भी रेलवे कर्मचारी होता है, चूंकि वही रिटायर होता है और 30-40 साल नौकरी करने के बाद उसको ये मालूम चल जाना चाहिए कि 15 दिसंबर को पेंशन अदा होती है। आजकल तो बड़ा इजीली यूट्यूब पे, नेट पे सर्च करते हैं। फिर भी पॉलिसी में ये कहा गया है कि हमारा भी ड्यूटी बनती है कि हम उसको व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि पेंशन भोगी जो है वो अदालत में जो अपनी ग्रीवेंसेस, जो रिप्रेजेंटेशन रखेंगे अपने, वो टाइमली जमा कर पाए, भेजने के लिए वो सक्षम हो सके। ये आवश्यक है क्योंकि किसी भी शिकायत का निवारण करने के लिए पहले विभिन्न अभियोगों की जांच करना अक्सर आवश्यक होता है। तो इसके लिए टाइम पे देने का मतलब ये होता है कि जब वो टाइम पे हमको देगा तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो ऑफिस होगा, उसको भी एग्जामिन करना होगा। कई बार पेंशनर जो होते हैं, मैंने देखा है कि 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले रिटायर हुए हैं, उनकी भी ग्रीवेंसेस होती है। तो इतना पुराना रिकॉर्ड निकालना है, उसको ढूंढना है, तो उसके लिए भी ऑफिस को टाइम चाहिए, ऑफिस स्टाफ को। इसलिए कहा है कि टाइम फ्रेम फिक्स किया हुआ है। टाइम फ्रेम क्या है, इसमें बताया कि रेलवे द्वारा प्रिंट के माध्यम से नोटिस जारी करना और धारण करने मतलब इसमें बताया कि जो नोटिफिकेशन निकालना है आपको पेंशन अदा करने के बारे में, वो प्रत्येक अगस्त का पहले सप्ताह में करना है, हर साल 1 अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में करना है आपको। और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन के बाद जो कंप्लेंट ग्रीवेंसेस जो पेंशनर को सबमिट करनी है ऑफिस को, वो जो डेट है हर साल अगस्त में नोटिफाई करेंगे कि पेंशन अदालत हम 15 दिसंबर को कर रहे हैं, जो भी डेट फिजिबल है वो डेट होगा। और जो पेंशन भोगी हुई उनको 31 अक्टूबर तक जो भी ग्रीवेंसेस जमा कर देनी है ताकि 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1.5 महीने का टाइम जो है ऑफिस के पास रहे, उसको एग्जामिन करने के लिए, रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए, उसको जांच करने के लिए। तो ये एक टाइम फ्रेम फिक्स किया हुआ है। इसके बाद 3.3 में क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेंशनर्स में बी एक्नॉलेज इंडिकेटिंग द डेट वेन्यू टाइम ऑफ पेंशन अदालत। मतलब जो पेंशनर जो अपने रिप्रेजेंटेशन देंगे, अपना एप्लीकेशन जमा करेंगे, तो उसको एक्नॉलेज करना है, मतलब उसकी एक्नॉलेज को क्या बोलते हैं इसके अंदर, आवेदन को स्वीकार करना है। जो आवेदन आएंगे उसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और उसमें डेट, टाइम, वेन्यू बताएंगे, विथ डेटेड सिग्नेचर रिसीव करना है आपको। 3.4 बताया, द पेंशन अदालत शुड बी कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ सीनियर ऑफिसर। जो पेंशन अदालत कंडक्ट करनी है सीनियर ऑफिसर के लेवल पे करनी है। कौन कौन होंगे, जीएम, एजीएम, पीसीपीओ, पीएफए और डीआरएम, एडीआरएम, बिसाइड्स अदर ऑफिसर पर्सनल अकाउंट्स एंड अदर डिपार्टमेंट। मतलब डिवीजन में डीआरएम, एडीआरएम, पीसीपीओ, जीएम, एजीएम के अलावा जो दूसरे डिवीजन के जो हायर ऑफिसर है, जैसे डीपीओ, सीडीपीओ, सीनियर डीएफएम और अदर जो कंसर्न ऑफिसर, उनको भी वहाँ रहना पड़ेगा, उस लेवल पे ऑर्गेनाइज करना है। The representative of bank and other pensioner dispersing authority should also be coopted in the pension अदालत। इसको शुद्ध हिंदी में बताने की कोशिश की है कि पेंशन अदालत वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए, जैसे महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, पीएफए, डीआरएम, एडीआरएम के अलावा कार्मिक, लेखा, अन्य संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी। पेंशन अदालतों में बैंक व अन्य पेंशन वितरण प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया है। कई बार कई इश्यूज ऐसे होते हैं कि हमने पीपीओ दे दिया, बना दिया है, और उसके बाद कई जो है बैंक में इश्यू नहीं हो रहा। मेरे पास एक केस, पर्सनली केस याद आया कि एक एम्प्लॉय जो था वो एक्सपायर हो गया। इवन मेरे फादर का ही मामला बता दूं, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और मदर का नाम पीपीओ में होता है।
तो मैं कई लोगों को ये बैंक वाले जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई लोग मेरा घर में पर्सनली देखा और मैंने लोगों को देखा है कि बैंक वाले जैसे एम्प्लॉय एक्सपायर होता है तो जब उनकी विडो अप्रोच करती है बैंक में, वो बोलते हैं कि आप रेलवे से लेटर लेके आओ। जबकि पीपीओ में भी लिखा होता है कि एम्प्लॉय के मरने के बाद उसकी वाइफ को कितना पेंशन देना है। अगर 7 साल के अंदर मर गया है रिटायरमेंट के बाद तो एनहांस रेट होती है जो कि 50% होती है, और 7 साल के बाद एक्सपायर होता है जो भी कैलकुलेशन मैंने पेंशन रूल बताया हुआ उसके अंदर 30% होगा। तो क्या रेट, क्या अमाउंट किस तारीख से देना है पीपीओ में बड़ा ही स्पष्ट लिखा हुआ है। कभी मेरे को टाइम मिला तो पीपीओ के बारे में बताऊंगा कैसे उसको पढ़ना है। तो बैंक वाले जनरली मेरे पास कई केसेस आए कि जो बोलते हैं आप रेलवे से जाओ, बाकी पेंशन किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को देना है या उसकी वाइफ को देना है, सब वो एक ही पीपीओ होता है। हाँ, वाइफ के जब बच्चों को जब देने की बात आती है, विडो डॉटर, डाइवोर्स डॉटर, जो बच्चे हैंडीकेप बच्चा है जो भी है, उसके लिए दोबारा पीपीओ इश्यू होता है, दोबारा सैंक्शन होता है, दोबारा फाइनल डील होती है। लेकिन वाइफ के मामले में कभी भी दोबारा डील नहीं होता है। तो एक पेंशन होता है वो रेलवे एम्प्लॉय और उसकी वाइफ, एम्प्लॉय के बाद उसकी वाइफ, अगर वाइफ जिंदा रही एम्प्लॉय के बाद भी तो उसकी वाइफ मिलेगा। उसके लिए रेलवे को अप्रोच नहीं करना है। तो कई ऐसे मामले होते हैं, इसलिए बैंक में, और उसके अलावा भी और कई सारे इश्यूज होते हैं। तो उस मामले में बैंक जो है उसके अथॉरिटी अगर बुला लें उनके अधिकारी को तो इजी हो जाता है डील करना मामले को। द ऑफिसर प्रेजेंट, ये हमारा था 3.5। द ऑल ऑफिसर डीलिंग विद पेंशनर विच senior officer of the personal and account department and manager of the pension dispense bank of journal or divisional headquarters should be present with all relevant record to expedite the decision। 3.5 बताया पेंशन से संबंधित सभी अधिकारी जैसे कार्मिक, लेखा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्रीय या मंडल मुख्यालयों के पेंशन वितरण करने वाले बैंक के प्रबंधकों को निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे ही एम्प्लॉय जो होगा अप टू 31 अक्टूबर तक, और अगर मैं तो कहता हूँ क्यों 31 अक्टूबर तक वेट कर रहे हैं, जैसे अगस्त में आपको निकला है, फर्स्ट वीक अगस्त में, आप अगस्त में जमा कर दीजिए ताकि अगर कोई पुराना रिकॉर्ड होगा ढूंढने में ज्यादा टाइम ले। तो जो भी कंसर्न ऑफिशियल होंगे रेलवे के और बैंक वाले भी अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपना अपना रिकॉर्ड लेके आ जाए ताकि तुरंत डिसीजन, अगर रिकॉर्ड होगा ही नहीं तो फिर डिसीजन कैसे लेंगे आप। तो डिसीजन लेने के लिए जरूरी है कि जो भी कंसर्न जो डॉक्यूमेंट्स है उस एम्प्लॉय के जिसने ग्रीवेंसेस की है, जो पेंशनर है, तो उसके डॉक्यूमेंट साथ में रहेंगे तो इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा सेम टू सेम उसी प्लेस पर। 3.6 में आएगा ऑल ऑफिस द ऑफिसर्स प्रेजेंट इन द पेंशन अदालत शुड बी एबल टू टेक डिसीजन ऑन द स्पॉट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्रीवेंसेस। इन दिस कनेक्शन इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट सच अदालत आर नॉट मीन टू टेक अ पॉलिसी मैटर, रादर इट इज मीन फॉर डीलिंग विद स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल पेंशनर when represented by him personally or by family members of the pensioner। इसका मतलब ये हुआ है कि जो पेंशनर, हम जो वहाँ अधिकारी होने चाहिए उस लेवल के अधिकारी होने चाहिए कि वहाँ वो तुरंत डिसीजन ले पाए। पेंशन अदालत में उपस्थित अधिकारियों को शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णय लेने का में सक्षम होना चाहिए। तो जो पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने फॉर्मली कर दिया, किसी ओएस को बिठा दिया है वो डिसीजन ले सकता है। तो इसका मतलब ये होता है जो 3.6 का मतलब ये है कि जो वहाँ अथॉरिटी बैठेगी वो उस लेवल की अथॉरिटी चाहिए। कोई भी इशू आता है, मसला कि क्या डिसीजन लेना है, तो उसी मौके पे डिसीजन हो जाएगा। उस मौके पे डिसीजन हुआ तो मतलब उसका जो स्पिरिट है फुलफिल नहीं होगा। और यह भी कहा गया है इस संबंध में यह ध्यान रखना उचित है कि ऐसी अदालतें नीतिगत मामले में नीतिगत मसलों को उठाने के लिए नहीं, बल्कि एक यह व्यक्तिगत पेंशन भोगी की विशेष शिकायतों को निपटाने के लिए है, जब उनका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से ये पेंशन भोगी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कर्मचारी होता है उसका जो पर्सनल ग्रीवेंसेस है सॉरी, पर्सनल ग्रीवेंसेस जो है इंडिविजुअल, अगर कोई इशू में पॉलिसी मैटर आता है तो वो वहां नहीं लेना। और किसी भी जो पेंशनर होगा उसकी वो भी हिदायत जाती है इस वीडियो के माध्यम से कि वो पॉलिसी मैटर, मान लीजिए कई बार होता है कुछ पॉलिसी मैटर होते हैं जो वाइल इन सर्विस रेलवे एम्प्लॉय का डील नहीं सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि पॉलिसी मैटर है, वो डिसाइड बोर्ड करता है। अब आप पेंशन अदालत में वो इशू उठाया जा रहा है तो वो नहीं उठाना है। पेंशन अदालत में जब आपका पर्सनल ग्रीवेंस है, पेंशन में जैसे सेटलमेंट ड्यूज जो हमको मिलते हैं, उन्हीं से कई लोग कुछ भी आइटम उठा लेते हैं। जैसे हमारे को सर पास आरएसएस कार्ड नहीं मिल रहा है, या हमारा को उम्मीद कार्ड नहीं बन रहा है, सेटलमेंट पास पीआरसी भी नहीं मिल रहा, तो ये नहीं होता है। उसमें पेंशन से कनेक्टेड, जो पेंशन जो से कनेक्टेड जो मसले हैं सिर्फ वही उठाना है, कोई भी ग्रीवेंसेस नहीं उठानी, पहले तो ये बता जाती है। और दूसरा उसमें कहा है कि पॉलिसी मैटर आपको नहीं उठाना है, कि चलो इस वहां पे वही मसले उठाने हैं जो वहां पे जो अथॉरिटी बैठी है, ये जो उस अथॉरिटी से डिवीजन में, तो डिवीजन लेवल पे जो मसले सॉल्व हो सकते हैं, यानी एटलीस्ट डीआरएम तक के लेवल का जो मामला, अगर डीआरएम डिसीजन करते हैं या अगर वर्कशॉप में है तो सीडीएलएम तक के लेवल के जो मामले, जो सीडीएलएम या डीआरएम तक मामला, अगर डीआरएम के पास वो कॉम्पिटेंस या डिसीजन लेने के लिए, वही मसले उठाने हैं। जो मसले का जो पॉलिसी मैटर में इवन जीएम कोई पावर नहीं, वो उठाने से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे मतलब नहीं डील होने चाहिए, टाइम भी खराब होता है सभी का।
और ये जो मसले हैं वो बताया गया है कि पेंशनर अगर वो जिंदा है तो वो या उसके परिवार का कोई भी सदस्य जो होगा वो आ सकता है। अगर पेंशनर जिंदा भी हो, उसकी तबीयत ठीक नहीं, आने की परिस्थिति नहीं हो, बेड रिडन वगैरह है, तो उसके फैमिली का कोई मेंबर अटेंड कर सकता है पेंशन अदालत। 3.7 कहा गया है केस इन्वॉल्विंग प्योरली लीगल पॉइंट्स दैट इज सक्सेशन एक्सेट्रा कैन नॉट बी टेकन अप दिस पेंशन अदालत। ऐसे मामले जिनमें पूरी तरह से कानूनी बुनियाद शामिल है, जैसे पेंशन अदालत में उत्तराधिकार अधिक का मामला में कई इश्यूज होते हैं जो लीगल, जैसे दो वाइफ के मामले हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा मंगाया, वो इश्यू आपको नहीं लेके आने हैं। स्टेट वे जो सीधे सीधे मामले हैं वही लेके आने हैं। तो जो लीगल वाले जो मामले हैं, जब लीगल पेज पड़ा है, कई बार सेकंड वाइफ होती है, कई बार होती है कि वाइफ के मामले में डिस्प्यूट है कि वाइफ है कि नहीं, इस तरह के जो लीगल मामले आते हैं वो मुद्दे यहाँ नहीं हटाने, डिस्प्यूटेड वाले मामले। 3.8 में आएगा The authorized representative of Standing Committee of Voluntary Agency SCOA and recognized trade union may also be invited to attend the pension adalat. However, they should not be permitted to present the grievances of the pensioner. तो ये कहा गया है कि ऐसी मीटिंग में स्कोवा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, इवन ट्रेड यूनियन के जो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन है हमारे, उनके ऑफिस बेयर भी पेंशन अटेंड तो कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी तरफ से बोलने का, प्रेजेंट करने का, ग्रीवेंसेस रखने का अधिकार नहीं। वो सिर्फ प्रेजेंट करते हैं एज ए विटनेस, वो वहां बैठ सकते हैं। ये कहा गया है 3.8 में। 3.9 में कहा गया है कि हाउएवर इन केस ऑफ इलिटरेट पेंशनर, विडो, माइनर एक्सेट्रा, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू effectively prepare and present case before the अदालत. In such cases, if pensioner is not able to present her case and she seeks the assistance of the representative of the SCOVA attending the Adalat, the SCOVA representative may be permitted to present the grievances of the such pensioner. अगर एम्प्लॉय सक्षम है, पढ़ा लिखा है, तो उसी को ही डील करना है। कोई भी, जैसे बताया गया ऊपर के पैरा में 3.8 में, स्कोवा के जो प्रतिनिधि हैं, ये यूनियन के पैरा में उनकी तरफ से बात नहीं रखते। लेकिन कई मामले में पेंशनर, जैसे हमारे कई ग्रुप डी, पुराने ग्रुप डी हैं, वो जो अब रिटायर हो गए तो पुराने ही रहे, ऑब्वियसली रहे होंगे, तो इलिटरेट अगर पेंशनर है, उनकी विडो है, महिलाओं को समझ में नहीं आता कि चीजें, बच्चे माइनर है, उनको नहीं समझ में आता। इवन मैं कहता हूँ अगर बच्चे मेजर भी है, उसको रेलवे की एबीसीडी नहीं मालूम है, तो ऐसे मामले अगर वो अपनी बात को इफेक्टिवली समझा नहीं सकते एडमिशन की क्या ग्रीवेंसेस हैं, तो वो चाहे तो स्कोवा के सदस्य जो है, इनके प्रतिनिधि की मदद ले सकते हैं, और वो प्रतिनिधि जो है उनको अलाउ किया जा सकता है स्कोवा के प्रतिनिधियों कि वो उनकी तरफ से जो उनकी ग्रीवेंसेस को प्रशासन के सामने रखे। ये 3.9 होगा आपका। 3.10 कहा गया है देयर आर ओनली 2 मेंबर्स इन स्कोवा रिप्रेजेंटिंग द रेलवेज। रेलवे की तरफ से स्कोवा के सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, सरकार ने बोला है। देयरफॉर इट मे हैपन दैट रेलवे नॉमिनीज on SCOVA may not be available when pension others are being held on different dates and different places of the General Railway. In such cases, representative of the SCOVA is authorized by the member of SCOVA and whose credentials are sent in advance to the railway administration should be allowed to attend the pension adalat and present the case if necessary. तो सर इसमें बोला 3.10 में कि रेलवे में स्कोवा के सिर्फ 2 ही मेंबर, रिकॉग्नाइज मेंबर है, जिनको अलाउ किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पेंशन अदालत एक ही दिन में पूरे इंडिया में कई जगह होती है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती कि 2 मेंबर हर जगह पहुंचे। तो उनको एक प्रोविजन दिया हुआ है 3.10 के तहत कि स्कोवा के मेंबर अगर चाहें तो वो अपने तरफ से किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं, जिनकी क्रेडेंशियल, जो उनका भी, उनके बारे में जो भी आईडी कार्ड जो भी है, क्रेडेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं देखता हूँ। 3.10 में कहा गया है कि उनकी जो साख है, जो भी उनकी आइडेंटिटी अगर सर्टिफाई होती है कि ये उनके नॉमिनेटेड बंदे हैं, जेन्युइन मामले लगते हैं, तो वो स्कोवा के जो मेंबर्स होते हैं वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। और फिर वो जो मेंबर्स होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो चाहे तो पेंशनर की जो ग्रीवेंसेस हैं वो प्रशासन के सामने रख सकते हैं। ये 3.10 में अलाउ किया है स्कोवा के मेंबर्स को। 3.9 में भी और 3.10 में उनके मेंबर्स द्वारा किसी और को नॉमिनेट करने का भी प्रोविजन दिया हुआ है 3.10। 3.11 में कहा गया इन द 13 स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग इट वाज मेंशन द टाइम अवेलेबल। ये इतना कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, तो मैं सोचता हूँ आगे चलते हैं। ये 13.11 इतना कोई खास नहीं है, तो मैं सोचता हूँ आगे चलता हूँ। 13.12 में कहा इट वाज अगेन रिटेड दैट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ पेंशन अदर्स शुड बी इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, कंप्लेंट्स रिसीव्ड। यानी कि 13.12 की हम बात करें यहाँ पर कि यह पुनः दोहराया गया है कि पेंशन अदालत के संचालन के संबंध में दिशा निर्देशों को ठीक प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है। कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम पेंशनर्स एसोसिएशन शुड बी एग्जामिन थोरोली एंड रिप्लाई शुड बी सेंड टू देम ऑन टाइम। जो भी ग्रीवेंसेस कंप्लेंट पेंशनर्स आते हैं उनको थोरोली उनका परीक्षण किया, एग्जामिन किया जाना है, उनको रिप्लाई भी देना है टाइम पे, उनको जवाब देना है समय पे।
The concerned dealing staff with pensioner case should be courteous and lenient while dealing the pensioner cases. पेंशनर एसोसिएशन प्राप्त शिकायतों को गहनता से जांच किया जाएगा और उन्हें समय पर जवाब भेजा जाए। पेंशनर के मामलों से निपटाने वाले संबंधित कर्मचारी जो भी पेंशनर के मामले को डील कर रहे हैं, ऑफिस जो स्टाफ है, को पेंशन भोगियों के मामले में निपटाने के दौरान बिल्कुल विनम्र और उदार होना चाहिए। बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए और कोर्टेस होना चाहिए। ये बताया कि विनम्र और उदार होना चाहिए। पेंशन भोगियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, यदि उनका समाधान एक ही स्थान पे किया जाए। तो एक तो ये कहा गया है इसमें कि आपने जो भी डीओपीटी ने जो गाइडलाइन इश्यू की है पेंशन अदालत को चलाने के लिए, इसको उसके जो रूल फॉलो करने चाहिए, जो भी डायरेक्शन दी उसको आपको फॉलो करना, प्रॉपरली फॉलो करना है। दूसरा, जो उसके जो स्टाफ डीलिंग स्टाफ है ऑफिस का, वो उनका जो व्यवहार होगा, नेचर होगा, वो विनम्र और उदार होना चाहिए। और साथ में ये कहा गया है कि जो पेंशनर होंगे उनको कोशिश ये की जानी चाहिए कि उसी जगह पे बैठना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई यहाँ नहीं है, वो टेबल जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, जाएगा। उससे बेटर ये है कि आप खुद उठ के जाइए और जो भी वहां से संबंधित फाइल लेने का वो आप लेके आइए। यानी कहने का मतलब है कि पेंशनरों को कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा होती है, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान भगाने की जो सोच होती है वो नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उम्र है, बुजुर्ग हैं, जो भी है, महिला पुरुष जो भी है, उनको वहीं पे इज्जत के साथ बैठा के, आपको जरूरत पड़े उठ के हम जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मेरे ख्याल से करना चाहिए। मैं तो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनको उठाने से बेटा है कि हम उठ के थोड़ा घूम लें। तो बैठे बैठे शरीर खराब होगा, थोड़ा आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए तकलीफ नहीं देना चाहिए, ये कहा गया है। कर्मचारी के खिलाफ उनके कदाचार और अमित रवैये के बारे में प्राप्त किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और ये कहा गया है कि जैसे कि उनको भगाना चाहिए, लेकिन अगर किसी कर्मचारी का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है उसके प्रति, और अमित्र है, मतलब जो फ्रेंडली बिहेव नहीं है, रूडली बिहेव कर रहा है, तो उसके खिलाफ सीरियस एक्शन लेना चाहिए। ये कहा गया है 3.12 में। अगर कोई पेंशनर कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। To extend the cooperation to pension association, it was further decided that CPO-IR on the General Railway Headquarters and nominated senior DPO on division, a deputy CPO on production unit will be the nodal। इसमें कहा गया है कि पेंशन और पेंशन भोगी एसोसिएशन को सहयोग बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया कि जोनल रेलवे मुख्यालय पर सीपीओ आईआर रहेंगे और डिवीजन पे एक नॉमिनेटेड डीपीओ सीनियर डीपीओ, और प्रोडक्शन यूनिट उत्पादन इकाइयों में डिप्टी सीपीओ जो होंगे पेंशन भोगी संघों से निपटने और संघों और व्यक्तिगत पेंशन भोगी द्वारा उठाए गए पेंशन भोगियों की चिंताओं को संबोधित करने, उनके अभिवादन के जवाब देने के लिए अन्य विभाग के साथ समन्वय करने के लिए एक नोडल अधिकारी होते हैं। ये सब बताया हुआ हेडक्वार्टर में जो होंगे सीपीओ आईआर होंगे, डिवीजन में सीनियर डीपीओ और प्रोडक्शन यूनिट है, तो वहाँ डिप्टी सीपी जो होंगे वो जितने भी पेंशन होंगे, उनकी जो भी इश्यूज होंगे, मसले होंगे, उनके वो एग्जामिन करना है, उनको रिप्रेजेंट जवाब देना है और बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है। इन सब के मामले में वो नोडल अधिकारी रहेंगे और अन्य इकाइयों में भी इस प्रयोजन के लिए उचित स्तर पर अधिकारी को नॉमिनेट करें। इसके अलावा जो छोटी मोटी कोई इकाइयां हैं वहां पर भी इस तरह के मामलों में नोडल ऑफिसर नॉमिनेट कर सकते हैं। ये हमारा 3.13 बोलता है। 3.14 बोलता है टाइम एंड अगेन रिस्ट्रिक्शन हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड फॉर कंडक्ट ऑफ पेंशन अदालत एंड प्रॉम्प्ट डिस्पोजल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द पेंशनर। 1330 का एक सेकंड पार्ट शायद रह गया मेरे ख्याल से, तो मैं बता देता हूँ। यह भी सलाह दी जाती है कि पेंशन अदालत आदि के बारे में ऐसी जानकारी या अन्य जानकारी जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट की संबंधित वेबसाइट पर पेंशन भोगियों से संबंधित वेब पोस्ट पोस्ट किया था। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी पेंशन अदालत की, जो जानकारी है पेंशन अदालत कंडक्ट के बारे में, वो जोनल रेलवे या जो प्रोडक्शन यूनिट की जो वेबसाइट है उस पे भी डाली जा पोस्ट की जा सकती है, ताकि उनको सीधे वेबसाइट पे देख के ही वो लोग जान लें कब उनका पेंशन होने वाला है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित विभाग के कर्मचारी को भी पेंशन भोगियों के साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करने, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए तत्परता के साथ सम्मिलित होना चाहिए। यानी ये कहा गया है कि अब बताने की जरूरत नहीं है कि जो भी कर्मचारी, जो संबंधित विभाग के कर्मचारी, वो पेंशन भोगियों, उनको ये बताने की जरूरत नहीं। सरकारी बोल रही है कि हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आपके जो स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं उनको बड़ा संवेदनशील, बड़ा अच्छे तरह से डील करना है, तुरंत तत्परता से डील करना है, ये बताने की जरूरत है। ये अंडरस्टूड है कि भाई जो भी पेंशन भोगी ग्रेविसेस है उनको बड़ा ही संवेदनपूर्वकता और इमीडिएट तत्परता से उसको सॉल्व करना है। मतलब बताने की जरूरत नहीं है, वो करना ही है आपको, ये बता रहे हैं इसमें।
14 नंबर में बताया कि पेंशन अदालत के आयोजन और पेंशन भोगियों की शिकायत के त्वरित निपटान के लिए बार-बार निर्देश दोहराए गए हैं। मतलब यही कहा गया कि बार-बार इंस्ट्रक्शन जारी हो रहे हैं डीपीटी से, रेलवे बोर्ड से कि भाई जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी रिकमेंडेशन है, उसको क्विक डिस्पोजल करना है, तुरंत निपटान करना है उसको। पेंशन भोगियों द्वारा शिकायत दर्ज कराने की सुविधा के लिए डीओपीटी द्वारा पहचाने के 27 पेंशन भोगी संघों की सूची पेंशन भोगी की शिकायतों के साथ त्वरित निपटाने के लिए भेजा गया। तो डीओपीटी टोटल 27 जो ऐसी लिस्ट निकाली है, 27 लिस्ट ऑफ द 27 पेंशन एसोसिएशन आइडेंटिफाइड बाय डीओपीटी टू फैसिलिटेट लॉजिंग ग्रीवेंसेस। जो तो डीओपीटी ने कुल 27 एसोसिएशन है जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए जो ग्रीवेंसेस को डील करेंगे विभिन्न पेंशनरों के। 14 में कहा गया इट शुड बी एंश्योर दैट ऑल द केसेस व्हिच आर एडमिसिबल एंड टेनेबल शुड बी सेटल्ड एट द टाइम ऑफ पेंशन itself. But in case where it is not possible to settle the same at the spot, it should be settled. जितने भी मामले हैं, जिन मामलों में पेंशन अदालत के दौरान ही अगर वो मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, समझौता हो जाता है और सेटल हो जाता है, तो उसको वहीं सेटल करना पड़ेगा, करना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन है पेंशन अदालत के बारे में रेलवे बोर्ड के, भारत सरकार के। लेकिन जो मामले ऑन द स्पॉट सेटल नहीं हो सकते, उनको कहा है कि 3 महीने के अंदर करना है पेंशन अदालत के खत्म होने के, यानी 15 अगर दिसंबर को होता है तो 15 दिसंबर के 3 महीने के अंदर वो सेटल करना है, अगर इमीडिएटली ऑन द स्पॉट नहीं हो पाते। क्योंकि हालांकि 1-2 महीने पहले भी मिल जाता है आपको टाइम, उसके बाद और 3 महीने यानी कम से कम 5 महीने का टाइम मिल जाता है सॉर्ट आउट करने के लिए। 13.16 बोला है कि इन दोज केसेस grievances which are not admissible tenable, the pensioner may be suitably advised about the reason of rejection in writing. कई ग्रीवेंसेस ऐसी होती है जो एम्प्लॉय को लगता है ग्रीवेंसेस, वो ऐसे मामले भी मेरे एक्सपीरियंस में काफी बार आते हैं कि एज पर रूल जो है वो ग्रीवेंसेस नहीं होती है, लेकिन पेंशनर को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं दिया रहा है। लेकिन मैंने खुद ने कई केसेस देखे हैं जिनमें सही में उनको एज पर रूल मिलता नहीं, लेकिन मानने को तैयार नहीं, बार बार आइटम बढ़ाते हैं। तो ऐसे मामले में कहा गया है कि अगर उसका मामला रूल में के दायरे में नहीं आता है, नियमित और नहीं मिलता है, रूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उनको रीजन के साथ उनको लिख के देना है कि भाई आपके इस रूल के दायरे में आपको नहीं आता, उनको मना कर देने का। ये 3.16 बोल रहा है। 3.17 में बोला है while DRM may be instructed to hold pension other in their respective region once in 3 months or so, and the working of these grievances machinery should be monitored at headquarter level. 3.17 के बारे में बताया कि जबकि डीआरएम को अपने संबंधित डिवीजन में 3 महीने में एक बार पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्देश दिया सकता है। डीआरएम को कहा जा सकता है कि आप एटलीस्ट 3 महीने में एक बार पेंशन अदालत जारी करें, और इस शिकायत तंत्र के कामकाज की निगरानी जो है मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। 3.18 में कहा गया आफ्टर होल्डिंग पेंशन अदालत द रिक्विजिट डिटेल्स इन द प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा इज लेट डाउन बाय रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये है 17/11/93 शुड बी फर्निश्ड टू रेलवे बोर्ड बाय 31 जनवरी एवरी ईयर। 15 दिसंबर को जैसे पेंशन अदालत खत्म होती है, उसका एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मा रेलवे बोर्ड ने निकाला है, जो कि 17/11/93 को निकाला है। उस परफॉर्म में भरकर रेलवे बोर्ड को हर साल 31 जनवरी प्रत्येक साल में उसको रेलवे बोर्ड को सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि कितने लोग पेंशन अदालत में आए थे, कितने लोग ग्रीवेंसेस आए थे, कितने लोगों ने पेंशन अटेंड किया, उसमें कितने ग्रीवेंसेस सॉल्व हुई और कितने ग्रीवेंसेस सॉल्व अभी होनी बाकी है। उसके बाद एक परफॉर्मा आता है जिसमें इस तरह की सारी बातें होती है, और ये आपको जमा कराना है 31 जनवरी तक, हर साल तक। अगला है चौथा नंबर पॉइंट, इट मस्ट बी मेंशन दैट एफर्ट should always be made to make payment of settlement dues immediately on retirement as per normal practice. No case should be held up for decision in pension adalat unless the delay is absolutely inescapable. यानी यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि सामान्य प्रथा के अनुसार सेवानिवृत्ति पर निपटान देय का भुगतान तुरंत करना चाहिए, हमेशा प्रयास तुरंत करने के लिए हमेशा प्रयास किया जाना। यानी कि जो हमारा जो सेटलमेंट ड्यूज है, जैसे कि आपको मालूम है कि एंड ऑफ द मंथ लास्ट वर्किंग डे जो होता है हमारा, उसके बाद उस दिन हो जाता है या अगले दिन हो जाता है। आजकल ईसीएस होता है तो शायद अगले दिन बैंक में आ जाता है, डायरेक्ट बैंक में। तो वही प्रथा को कंटिन्यू करना है। पेंशन अदालत में निर्णय के लिए किसी भी मामले को तब तक नहीं रोका जाना चाहिए जब तक देरी बिल्कुल अपारी, मतलब ये नहीं कि अभी पेंशन आने वाला है चलो हम वहीं सोल्व करेंगे। अगर कुछ इश्यू है जो सॉर्ट आउट किसी वजह से नहीं आता, कोई टेक्निकल रीजन है, कोई भी दूसरा रीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, वो नहीं हो पाता है, तो अलग बात है। बाकी कोशिश ये करनी चाहिए जैसे ही कोई मामला है उसको तुरंत निपटा देना चाहिए, पेंशन तक वेट नहीं करना चाहिए। ये आपका चौथा नंबर का पॉइंट है। 5 नंबर बताए एज द कंडक्ट ऑफ पेंशन इज बी मॉनिटर एट द लेवल ऑफ रेलवे बोर्ड एंड डीओपी एंड पीडब्ल्यू। The guidelines should be followed scripturally to ensure that grievances of pension and family pension are settled expediently.
चूंकि पेंशन अदालत के आयोजन की निगरानी रेलवे बोर्ड और डीओपी एंड पीडब्ल्यू के स्तर पर की जा रही है, इसलिए सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए कि पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायत का निपटारा शीघ्रता से किया जाए। चूंकि ये जो मामले होते हैं पेंशन अदालत के, ये बोर्ड और डीओपी एंड पीडब्ल्यू द्वारा मॉनिटर किए जा रहे हैं, तो इसमें जो कहा गया है कि जो भी ग्रीवेंसेस आती है पेंशन भोगी पेंशनर्स की या उनकी फैमिली पेंशनर्स की, उनकी शिकायतों को निपटारा शीघ्रता से किया जाना चाहिए। और मेरा ये मानना ये भी है इसमें कि चूंकि रेलवे बोर्ड वालों मॉनिटर कर रहा है, डीओपीटी मॉनिटर कर रहा है, तब हमको करना है, हमको तनख्वाह क्यों मिल रही है? तो बीइंग ए ह्यूमन, हमारा मानना है कि किसी भी इंसान की जो स्पेशली जो हम क्लरिकल कैटेगरी में है और पर्सनल डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेरा तो ये मानना है कि कोई मॉनिटर कर रहा है तब हमको करना चाहिए, ये गलत सोच है। मेरा मानना है कि कोई भी पेंशनर, आप भी रिटायर होने के बाद 30 साल 40 साल बाद रिटायर होने के बाद जब आपको कोई चीज नहीं मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा? तो मेरा मानना है कि बीइंग ए ह्यूमन, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, मानवता की खातिर हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है रिकॉर्ड बहुत पुराना होता है, 10 साल 20 साल, तो आदमी सोचता है यार पुराना सा कौन लेके आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एम्प्लॉय खुद सोचे कि मैं अगर रिटायर के 20 साल बाद मुझे मालूम चलेगा, 15 साल बाद, यार कोई बेनिफिट मुझे मिलने वाला था, और मेरा कई मैं पेंशनर से मिला हूँ, और मैंने एक ह्यूमन नेचर देखा है, मैं इस वीडियो के बारे में कह रहा हूँ कि जनरली कई बार मेरी मदर भी पेंशन लेती है और मैं देखता हूँ उनको जब डीए बढ़ता है बड़ी खुशी होती है कि यार काफी एज हो जाती है। अभी मेरे पास रिसेंटली, मेरे पास लास्ट वीक पेंशनर का फोन आया मेरे पास, जिसमें वो 94 ईयर, ही इज 94 ईयर्स ओल्ड, यानी 94 साल के थे, और उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने कहा कि सर मेरा फिक्सेशन मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है। वो करीब मेरे ख्याल से 95 में रिटायर हुए थे। 95 का मतलब होता है करीब करीब 30 साल पहले रिटायर हुए थे, और वो अभी भी वो उनको लग रहा है कुछ गलत फिक्सेशन हुआ था। तो इंसान किसी भी उम्र हो, चाहे 95 का, 100 ईयर्स का हो, और उसको लगता है कि फिक्सेशन कहीं कुछ गलत हुआ, तो उसको उम्मीद होती है कि मुझे कुछ पैसा मिल जाए, कुछ रुपए, अगर 100 रुपए बढ़ते हैं तो उसकी बड़ी खुशी होती है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको भी कभी ऐसा लगे, तो हम उस उम्र में पहुंचेंगे तो हमको ये इमेजिन करना चाहिए कि हमको कैसा लगेगा कोई हमको नहीं बात करे। तो मेरा मानना है कि आपको खुद को उस जगह पर रख के, क्या मेरा केस होता है, या मेरे फादर का केस होता है, या मेरी कोई सिस्टर का केस होता है, या मेरे किसी रिलेटिव का केस है, तो मैं कितनी उसमें तत्परता दिखाता, उसी तत्परता से हमको काम करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए टाइम निकाल के। जनरली अगर डेली वर्किंग आवर में बिजी है तो वर्किंग आवर से पहले आ जाए ऑफिस, 9:30 का ऑफिस है तो 9 बजे आके ढूंढे, या ऑफिस खत्म होने के बाद ढूंढे, सैटरडे आके ढूंढे, कोई टाइम पे निकाल के वो उसको ढूंढने में वो एफर्ट्स करने चाहिए। जो ये मान लीजिए आपके खुद का मामला हो या किसी परिवार के सदस्य का मामला हो, तो ये मेरी सोच रही थी, ना कि रेलवे बोर्ड मॉनिटर कर रहा है या डीओ एनपीडब्ल्यू को मॉनिटर कर रहा है। ये एक मानवता के नाते मेरा मानना है कि कोशिश करनी चाहिए कि जो भी ग्रीवेंसेस हो उसका डिस्पोजल तुरंत हो। वो बंदा जो इंसान दिल से दुआ देता है कि हाँ इसने सॉल्व किया, तो ये दुआएं जरूर लेनी चाहिए। ये मेरा इस वीडियो के माध्यम से सजेशन है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और सही में अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं जिस पर कमेंट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा लगा तो शेयर करें। थैंक यू।